हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज ये जो सेट है वो 6/2/2023 का है, प्रीवियस ईयर का है। और आज जो है हम इसमें सीडीपी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। परिवेश की शैलियाँ, आनुवांशिक ढांचा, संरचना, विद्यालयी अनुभव या व्यक्तिगत अभिरुचि। तो परिवेश की जो शैलियाँ होती हैं वो भी प्रभावित करती हैं। बच्चे का आनुवांशिक गुण जो होता है उसको माता पिता से मिलता है, वो भी प्रभावित करता है। मतलब बच्चे में कुछ माता पिता के गुण दिखते हैं। विद्यालय में भी जाता है तो वहाँ से सीखता है, उसकी अपनी अलग रुचि होती है। तो ये सभी ऑप्शन जो है करेक्ट है, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे में विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं, एक आयामी और रैखिक होते हैं, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, अपरिवर्तित और पैर की उंगली से सिर तक आगे बढ़ती है। तो इसमें जो है सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक और समान गति से नहीं होती है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चा अलग संस्कृति में है, अलग परिवेश में रह रहा है, तो उसकी जो है विकास की गति अलग होती है। एक आयामी और रैखिक होता है, ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। बच्चे सार्वभौमिक और एक आयामी होते हैं। सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके के विकास के चरण से गुजरते हैं, तो नहीं, अलग अलग बच्चा अलग अलग विकास के चरण से गुजरता है। किसी में विकास तेजी से होता होगा तो किसी में धीमे धीमे। तर्क जो है, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, तो ये भी जो है ऑप्शन गलत है। बचपन सार्वभौमिक तो होता है लेकिन बहुआयामी होता है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। तो समाजीकरण सिर्फ स्कूल में ही होता है, तो ये ही जो है ये नकारात्मक शब्द है, तो इससे ये अभिकथन तो हमारा गलत हो जाएगा। आगे है तर्क, स्कूल द्वितीय समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। तो द्वितीयकरण की तो संस्था है लेकिन एकमात्र नहीं है, ये एकमात्र भी हमारा नकारात्मक शब्द है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलरबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, अमूर्त स्तर या पारंपरिक स्तर। तो प्री कन्वेक्शनल स्टेज यानी पूर्व पारंपरिक स्तर पे है, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या, इस स्तर में क्या होता है, ये जो होता है 4 वर्ष से लेकर के 9 या 10 वर्ष तक रहता है। इसमें बच्चा 2 चरण में होता है, एक अच्छा लड़का अच्छा लड़की, गुड बॉय बैड बॉय या गुड गर्ल बैड गर्ल, और साथ में आज्ञा और पुरस्कार, जिसमें बच्चा जो है वो अपने से नहीं विचार करता है, जो दूसरों के विचार होते हैं उन्हीं के अनुसार वो सही गलत मानता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया के द्वारा सुगम होता है? अनुकूलन, पुनर्वरण, पूर्वाभ्यास, कलन। तो अनुकूलन एडेप्टेशन के से जो है बच्चे का विकास सुगम होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने। संवेदी चालक अवस्था, नाटकीय खेल में संलग्न, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ। तो ये भी नहीं है, वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ नहीं होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में
सक्षम। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अमूर्त फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है परिकल्पना करने लगता है, सोचने लगता है, चीज़ों को देख करके उसमें और भी अपने विचार से नई चीज़ें उत्पन्न करने लगता है। संवेदी चालक अवस्था क्या होती है, ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। इसमें जो है बच्चा अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है। जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे हाथ पैर चलाना जानते हैं, चीज़ों को देखते हैं लेकिन ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज आता है, ये 2 वर्ष से लेकर के 6-7 वर्ष तक रहता है। इसमें बच्चा क्या करता है, वस्तुओं को देखता है, उनको इशारे से मांगता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा जो है वस्तुओं को अलग अलग डिवाइड कर लेता है, मतलब पेंसिल को अलग, इरेज़र को अलग रखना, ये सारी चीज़ें समझ चुका होता है। और आखिरी में फॉर्मल स्टेज में बच्चा क्या करता है, तो इसमें जो है बच्चा कल्पना करने लगता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन सारी अवस्थाओं का जो है डिटेल में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है, संवाद, व्याख्यान, सजा या पुरस्कार। तो संवाद यानी डायलॉग जो होता है, बच्चे बातचीत करेंगे जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा जो है वो सीखेंगे, समझेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जीन पियाजे ने, लेव वाइगोत्स्की ने, बी.एफ. स्किनर ने या नोम चोम्स्की ने। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि जो अंतःक्रिया है वो बच्चे में ही काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब बच्चा अंतःक्रिया करता है तो अच्छे से सीख पाता है। आगे है अगला क्वेश्चन, तार्किकीय गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। छवियों में हेर फेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 या 2 से अधिक आयाम शामिल हों। अगला ऑप्शन है लय, तार, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। अगला है पीचों, स्वरों और लय के बीच अंतःक्रिया करना जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं। डी, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचाना व विचारों के बीच संबंध बनाना। हमसे इसमें पूछा है कि तार्किकीय गणितीय बुद्धि क्षमता, तो ग्राफिक में हेर फेर जो करते हैं ये तो उसमें आ जाता है, आर्किटेक्चर में आ जाता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। लय तार ये जो होता है संगीत में आ जाता है, ये भी नहीं होगा। पीच स्वरों ये भी संगीत में आ जाएगा। लेकिन पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण, पैटर्न को पहचानना, ये सब चीज़ें जो होती तार्किकी, गणितीय, रीजनिंग, लॉजिकल मैथमेटिक्स में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तर्क अभिकथन किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। तो शक्तिशाली समाजीकरण की संस्था तो है लेकिन प्राथमिक नहीं है, ये द्वितीयक संस्था है। तो हमारा इसमें जो है अभिकथन ही करेक्ट रहेगा। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें, विभेदित निर्देश लागू करें, मानकीकृत, यहाँ पे देखिए मानकीकृत ये शब्द जो है ये कैसा है, तो ये मानकीकृत शब्द जो है नकारात्मक है, तो ये ऑप्शन इसी तरह हमारा गलत हो जाएगा। बहिष्कृत प्रथाओं का अभ्यास करें, अभ्यास करना और वो भी बहिष्कृत प्रथाओं का, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे गैर प्रासंगिक है, मतलब जिसका ज़रूरत नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विभेदित निर्देश लागू करें, मतलब सबको एक समान समझे, एक समान पढ़ाएं। अगला क्वेश्चन है आकलन को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और इसका आकलन करना और इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। आकलन को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अगला ऑप्शन है
बच्चों को समान क्षमताओं के समूहों सीखने में बुद्धिमानों में पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल करना। तो ये पृथक समूह और इस्तेमाल करना ये दोनों नकारात्मक शब्द हैं, तो ये ऑप्शन तो इसी तरह गलत हो जाता है। आगे है बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है। तो आकलन एक अभिन्न अंग होता ही है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है। तो ये निष्क्रिय शब्द जो है नकारात्मक है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सक्रिय और सामाजिक है। परीक्षा उन्मुख मतलब बच्चे को सिर्फ परीक्षा पास करवाने इतना पढ़ाना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पाठ पुस्तक केंद्रित, तो विद्यार्थी केंद्रित छात्र केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी ही जो है करेक्ट होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। मानकीकृत जो है ये भी एक नकारात्मक शब्द होता है, तो ये अभिकथन तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। आगे तर्क है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जिसमें कि दोनों ही गलत है। आगे आते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वास्तविक ही है, तो ये तो ऑप्शन इसी तरह गलत हो जाएगा। आगे आते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते हैं। शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है, इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है दो ऑप्शन दिए गए हैं, तब देखिए चौथा तो सही है ही, साथ में अब पढ़ते हैं शिक्षकों, इसमें पहला तो ऑप्शन गलत है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अभिप्रेरित नहीं होते हैं। यहाँ विशिष्ट मतलब किसी स्पेशल बच्चे की बात हो रही है, तो ये भी नकारात्मक शब्द में आ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है, तो ये ऑप्शन तीसरा और चौथा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा और चौथा, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल करने के लिए क्या कहा जाता है? निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच, अनमन सोच या अपसारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लीक से हटकर मतलब जो चीज़ चली आ रही है उस चीज़ में परिवर्तन करके कुछ नए आइडियाज़ को सोचना, कुछ नई बातों को सोचना ही लीक से हटकर होता है, तो ये अपसारी सोच के अंतर्गत आता है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन। प्रतिभाशाली बच्चे और विशेष विद्यालयों में नियोजन ये नकारात्मक शब्द में आते हैं, कि मतलब जो बच्चा प्रतिभाशाली नहीं है या कम प्रतिभाशाली है तो उन्हें नहीं शिक्षा देनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। आगे है, समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान, अलग अलग ये भी नकारात्मक शब्द में आ जाएंगे, तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान ही जो है समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है? सुनने से, पढ़ने से, बोलने व सुनने से। पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया जो होती है रीडिंग से संबंधित होती है, पठन से संबंधित होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? इसमें हमें जो विशेषता नहीं है उसे बताना है। सकारात्मक अधिगम, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, उपयुक्त समायोजन, मानकीकृत निर्देश। तो
तो ये देखिए ये नकारात्मक शब्द है, तो यही हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे उसमें नहीं वाला पूछा था। आगे है, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक रूपी व कठोर पाठचर्या का पालन करना चाहिए। एक रूपी मतलब रोज एक जैसा, और कठोर तो बच्चों के साथ मतलब मीडियम वे में रहना चाहिए, थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। आगे है, मानकीकृत आकलन का पालन करना। मानकीकृत है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना, ये भी नकारात्मक शब्द है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सीखना की कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं। स्मरण यहाँ पे आ गया तो ये भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं। आगे है, अगला ऑप्शन है, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल, तो जहाँ भी पुनर्बलन और सजा आ जाए, पुनर्बलन तो फिर भी ठीक है, सजा जहाँ पे आ जाए तो ये नकारात्मक शब्द होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन सी बचा है जो कि करेक्ट होगा। आगे है, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है। अनुसरण के द्वारा, निष्क्रिय, तो ये निष्क्रिय तो इसी तरह गलत हो जाएगा। अनुकूलन व पुनर्बलन अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के द्वारा होता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर बच्चा सक्रिय रूप से ठीक से जानेगा समझेगा तो वो काफ़ी अच्छे से सीख पाएगा, ऐसा लियो वाइगोत्स्की और पियाजे मानते हैं। आगे है, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। भय उत्पन्न करके, तनाव उत्पन्न करके, तो ये दोनों तो नकारात्मक शब्द हैं, भय और तनाव, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करना, ये भी नकारात्मक शब्द है, ये भी ऑप्शन गलत होगा। यानी हमारा ऑप्शन जो है डी बच रहा है, वही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तनाव, अगर बच्चा तनाव का भाव उत्पन्न करता है तो वो सीख नहीं पाता है, वो घबराने लगता है, तो ये ऑप्शन है। शर्म है तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता है, उसके अंदर हीनता की भी भावना है तो नहीं कर पाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि वो अगर संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है तो वो चीज़ों को कर लेगा, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को किया जाना चाहिए। हतोत्साहित नहीं, ये नकारात्मक शब्द है, ये भी गलत हो जाएगा। सुसाधित किया जाना चाहिए, यानी यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। खारिज करना यानी मना कर देना, दंड देना, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए। बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, ये रटन विद्या है तो ये नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। निष्क्रिय अनुकरण, ये भी गलत हो जाएगा। भौतिक पुरस्कार दे के, नहीं, भौतिक पुरस्कार देना मतलब बच्चों को लालच देना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। खोज व अन्वेषण के द्वारा बच्चे को जो है प्रयोग करवाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और ढूंढेंगे चीज़ों को, तो उनकी रुचि भी बढ़ती जाएगी, वो अच्छे से सीख पाएंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है, हमसे नहीं है पूछा है। प्रक्रियात्मक आबद्धता, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभाविक कलन विधि, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा कि प्रक्रियात्मक आबद्धता जो है नहीं होनी चाहिए, एक प्रभावशाली रणनीति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना कैसा है। निष्क्रिय रूप से, ये नकारात्मक शब्द है, ये भी गलत हो जाएगा। का स्वरूप सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये भी गलत हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक नहीं, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। परीक्षा केंद्रित मतलब बच्चों को सिर्फ एग्जाम देने से मतलब है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, इससे उनका जो है विकास नहीं होगा ठीक से, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है।
विफलता के लिए। व्यक्तिगत पाठचर्या, संदर्भित पाठचर्या, सक्रिय पाठचर्या या पाठचर्या का मानकीकरण। हमसे विफलता पूछा है यानी नकारात्मक जो होगा, तो सक्रिय जो है ये एक नकारात्मक शब्द है, तो यही ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप लोग वीडियो पे कमेंट भी करिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।